अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटी अवार्ड्स के बारे में पढ़ लिया, जिसके अंदर कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैल्कॉम बॉलरेज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने राजीव गांधी अवार्ड पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने डेमिंग अवार्ड पढ़ा था। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल लेवल पे क्या करता है, स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करता है। तो जो ग्लोबल लेवल पे स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडिंग बॉडी है उसका नाम है आईएसओ, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका कुछ तो एम होता होगा इस बॉडी का। इस बॉडी का एम है कि जितने भी दुनिया के अंदर प्रोसेस या प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स या उन सारे के सारे जितने भी सर्विसेज आ रही हैं, उन सबके अंदर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। अब क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव नहीं होगा और आपके प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, यानी कि वो एक नॉर्मल यूसेज किया जा सकता है। अब ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, और जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका एम है इस बॉडी का टू प्रोड्यूस क्वालिटी वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर हम लोग क्वालिटी को मेंटेन करें, ठीक है दोस्तों। अगर इस तरीके से प्रोडक्ट हो रहा है तो चाहे अगर देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये क्या कर रही हैं, ये प्रोसेस को बता रही हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये बॉडीज जो है वो इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज हैं, आपको बाद में समझ में आएगा। इन प्रोसेस इन्वेंट्री का मतलब है कि प्रोसेस के बीच में एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती जा रही है। तो चाहे अगर फाइनल प्रोडक्ट बन के कुछ इस तरीके से निकलता है, या जो ये हम लोग के प्रोसेस होते हैं, इन दोनों ही चीज़ों में क्या हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। अब इसके बाद दोस्तों होता है आईएसओ की एक मेंबरशिप कैटेगरी होती है, यानी कि उसके अंदर अलग अलग बॉडीज आती हैं। देखिए जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी होती है आईएसओ मेंबरशिप कंट्री के अंदर, वो कौन सी बॉडी होती है, मेंबर बॉडी होती है, यानी कि दैट इज अ मेंबर ऑफ आईएसओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड बॉडी होगी, और इनका जो होंगे मेंबर होंगे उनके पास ही क्या होंगे, वोटिंग राइट्स होंगे। वोटिंग राइट्स का मतलब होता है कि दोस्तों इनके पास पावर टू चेंज और अप्लाई न्यू थिंग्स, ठीक है दोस्तों। तो इनके पास क्या है, इनके पास पावर टू चेंज है, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोसेस के सुधार को लेकर के काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, क्वालिटी के अंदर कोई नई चीज़ लगानी है, अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नया करना है तो ये सारा काम कौन करेगा, मेंबर बॉडीज करती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इन बॉडीज का, कि दे हैव देयर ओन स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी फॉर एग्जाम्पल। हम लोग जैसे क्या है, हम लोग मेंबर बॉडी हैं और हमारे यहाँ की स्टैंडर्ड बॉडी कौन सी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो कि क्या करता है, जो कि प्रोडक्ट्स को इस तरीके से रेटिंग करता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने जब टॉलरेंस पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंडियन टॉलरेंस पढ़ा था। तो इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन टॉलरेंस की जो भी बॉडी दे रही है वो कौन सी दे रही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब हम लोग क्या हो गए, हम लोग एक आईएसओ के मेंबर बॉडी के अंदर हो गए। अच्छा इसके अलावा क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को अपनी यहाँ पे देख रहे हमारे यहाँ कोई नई चीज़ इवॉल्व हो रही है, कोई टेक्नोलॉजी मान लीजिए इवॉल्व हो रही है जो कोई क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है, और हम लोग चाहते हैं कि इस क्वालिटी जो हमारे यहाँ इवॉल्व हो रही है हमारी कंट्री में, इसको ग्लोबली सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाया जाना चाहिए। तो हम लोग आईएसओ की मेंबर बॉडी हैं। अब हम लोग हर एक कंट्री को जाके तो इंडिविजुअल नहीं बोल सकते हैं कि आप ये क्वालिटी अप्लाई करिए, आप ये क्वालिटी अप्लाई करिए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईएसओ में जाते हैं और हम लोग एक बॉडी हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रपोज करते हैं, प्रपोजिशन रखते हैं कि ये हम लोग चेंज करना चाहते हैं। वहाँ पे मेंबर बॉडीज़ होती हैं सारी की सारी, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अगर वो वोटिंग राइट्स अगर हमारे फेवर में आ गया
तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो भी आइडिया हम देना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेंबर बॉडी का काम हो गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगली बॉडी जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डेंट मेंबर बोलते हैं। करस्पॉन्डेंट का मतलब ये होता है जिसने कि क्या किया हो, जैसे कि आपने कोर्सेज पढ़ा होगा, आपने इंजीनियरिंग हो सकता है फुल टाइम किया हो। अब इसके अलावा इंजीनियरिंग की डिग्री क्या होती है, करस्पॉन्डेंट से भी होती है। इसके अलावा एक सब इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होगी लेकिन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इंजीनियरिंग के कुछ कुछ कोर्सेज को, सर्टिफाई कर सकते हैं अपने आप को, तो उस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से आप समझिएगा कि आईएसओ का भी कुछ करस्पॉन्डेंट मेंबर होते हैं। अब करस्पॉन्डेंट मेंबर का मतलब ये होता है कि कंट्रीज दैट डोंट हैव देयर ओन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि यूएस था, तो यूएस के पास अपनी बहुत सारी बॉडीज हैं, एटीएसएम, एआईएसआई। जर्मनी था, जर्मनी के अंदर डीआईएन है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश स्टैंडर्ड चलते हैं। इंडिया अगर है तो इंडियन स्टैंडर्ड्स पे काम होता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास क्या है, अपनी खुद की स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी नहीं है, नो स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो अब इनके पास अपनी बॉडी नहीं है लेकिन फिर भी ये अपने यहाँ क्या करना चाहती हैं, बट दे वांट टू improve quality in their in improve quality in their own field। तो अब ये क्या करना चाहती है, क्वालिटी को अपने कंट्री के अंदर इम्प्रूव करना चाहती हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगी, ये करस्पॉन्डेंट मेंबर बन जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं, ये करस्पॉन्डेंट मेंबर बन जाते हैं। करस्पॉन्डेंट मेंबर बनने का मतलब ये होता है कि अब क्या करेंगे, ये अब आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे जो कि क्या है, विच आर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। और ये उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करके अपनी कंट्री के अंदर क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और अगर कोई भी अगर आईएसओ वर्क के अंदर चेंज होता है, अगर आईएसओ की मतलब आईएसओ वर्क में चेंज कब आ सकता है, जब मेंबर बॉडीज क्या करेंगी, कुछ चेंज करेंगी। तो मेंबर बॉडी जब चेंज करती हैं तो वो क्या करती हैं, करस्पॉन्डेंट बॉडीज को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे यहाँ इस फील्ड के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और ये डू नॉट इन्वॉल्व इन द स्टैंडर्ड चेंज। ठीक है ना, ये इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं। अगर ये इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे तो ये चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर ये चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई वीटो पावर नहीं होगा इनके पास। वीटो पावर का मतलब होता है वोटिंग पावर। कोई वोटिंग पावर नहीं होगा इनके पास चेंज करने का। अगर कोई वोटिंग पावर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नो चेंजेस कैन बी डन बाय देम, नो चेंजेस कैन बी डन बाय दीज कंट्रीज। ओके दोस्तों, तो हम लोग को अब करेस्पॉन्डेंट बॉडी के बारे में समझ में आ गया। अब जो थर्ड बॉडी है वो और इम्पोर्टेंट बॉडी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर मेंबर। ये वो मेंबर होते हैं जिनकी क्या होती है, इनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि क्या है, ये पुअर कंट्रीज हैं। साथ के साथ बताइए क्या होगा, कोई स्टैंडर्ड बॉडी होगी इनके यहाँ जो स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी होगी, कोई बॉडी नहीं होगी। तो नो स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज, इसमें कोई भी बॉडी नहीं होगी। इसके अलावा क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इनको कोई चीज़ अगर चाहिए होता है, अगर इनको अगर अपनी कंट्री के अंदर मान लीजिए कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग अगर ये स्टार्ट कर रहे हैं, इफ स्टार्टेड, तो एक बात बताइए, क्या इनको स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि दे विल नीड स्टैंडर्ड्स। और जब ये लोग स्टैंडर्ड्स की इनको जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, ये उस टाइम पे क्या करेंगे, ये मेंबरशिप लेंगे किसका, आईएसओ का। लेकिन अब ये जो आईएसओ मेंबरशिप होता है
ये दोस्तों ये रिड्यूस्ड फी पर होता है, तो मतलब है कि कम पैसे में ही इन लोगों को ये मेंबरशिप मिल जाता है। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बाली हो गया है ना, सोमालिया हो गया, एरिट्रिया हो गया, इन कंट्रीज हो गई, जैसे कि और छोटी मालदीव आप ले लो, ठीक है ना। तो इन कंट्रीज में अपनी कोई स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी नहीं होती है और ये सब्सक्राइबर मेंबर होते हैं। इनको रिड्यूस मेंबरशिप फी देना पड़ता है और क्या करते हैं, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स को क्या कर सकते हैं, ये फॉलो कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से नॉर्म्स अभी चल रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है ISO 9000 स्टैंडर्ड्स। ISO 9000 स्टैंडर्ड जो हैं वो क्या है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है ये। और दोस्तों ये 1990s में वर्ल्ड वाइड इनको एक्सेप्ट किया जाने लगा, इनको हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करना चालू किया। दोस्तों इनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करना अगर हम लोगों ने चालू किया तो इसका मतलब ये होता है कि अब दुनिया भर में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं अगर वो ISO को फॉलो करेंगे और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन काम है, तो ISO 9000 स्टैंडर्ड के ऊपर ज़रूर से ज़रूर काम किया जाएगा। तो ISO 9000 होता क्या है, क्या ये सिंगल स्टैंडर्ड है? नहीं दोस्तों, ये सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है। ISO 9000 जो है वो एक सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड आएंगे, हम लोग देखेंगे 9001, 9002, 9003। लेकिन ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ISO 9000 2019 सपोज करिए ये लिखा हुआ है, या ISO 9000 2020 अगर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से ISO ऑर्गेनाइजेशन दे दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि हर एक कंट्री को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये होते हैं सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स विच आर रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे ISO स्टैंडर्ड्स के बाद अब ISO 9000 सीरीज़ के ऊपर हम लोगों ने अभी अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि क्वालिटी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर ऑप्शन में क्वालिटी कंट्रोल आए, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी मैनेजमेंट आए, तो आपको याद रखना है कि ये क्वालिटी के मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का वो है कि अगर इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय कंपनी टू डिलीवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट द सर्विस एक्सपेक्टेशन। जो कंपनीज होती हैं उनकी एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए प्रॉपर, इसके अंदर ISO में होता है कि इसके अंदर इनकी एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। और वो क्या करना चाहिए, वो जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो मेथोडोलॉजी दी गई है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एडॉप्शन ऑफ 9000 स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि हायर क्वालिटी लेवल हो जाएगा, हायर लेवल ऑफ क्वालिटी हो जाएगी, बल्कि ये क्या करता है, कंपनी को फोर्स करता है कि वो क्या करें, वो प्रोडक्ट्स बनाए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। देखिए स्टैंडर्ड से अगर बनाया गया है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये ब्रिज बनाया गया, ठीक है दोस्तों, अगर ये ब्रिज बनाया गया, इस साइड से अगर सपोज करो आप रिवर फ्लो कर रहा है, तो ये ब्रिज अगर बनाया गया है अगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिज जो होगा वो 500 साल तक चलेगा, बट इतना डेफिनेटली है कि जब भी क्या होगा, रेनी सीजन आएगा, ठीक है ना, या सीजन चेंजेस होंगे, तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये जो ब्रिज होगा ये डू नॉट फेल। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप कोई पैकेट ऑफ चिप्स अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, या आप क्या करते हैं मैगी लेते हैं, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने कभी देखा होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेबल चिपका होता है, और साथ में क्या रहता है, LIC नंबर दिया रहता है, 21224574, कुछ इस तरीके से ऐसे नंबर दिया रहता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये चिप्स का पैकेट है या जो भी ये मैगी नूडल्स या कुछ भी, अगर एनी आप XYZ प्रोडक्ट ले जो खाने का रहता है, अगर उसने FSSAI से अगर इसने रजिस्टर करवाया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका जो होगा वो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये है कि वो आपके हेल्थ स्टैंडर्ड्स को क्या रखेगा, सेफ रखेगा, आपके हेल्थ पे कोई सडन इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो कि आपकी हेल्थ के लिए अचानक से खराब हो जाए।
तो ये होता है कि अडॉप्शन ऑफ सिमिलरली, अगर 9000 स्टैंडर्ड्स को कोई चीज अगर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है वो सेफ है। इसका सिर्फ एक मतलब है कि प्रोडक्ट जो बनाया गया है वो सेफ प्रोडक्ट बनाया गया है, और इसका कहीं से भी कहीं तक दोस्तों ये मतलब नहीं होता है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट का मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है कि उसने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। अब इसके बाद दोस्तों 9000 के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा था कि ISO 9000 जो होता है वो सीरीज होता है, तो सीरीज के अंदर देखिए क्या होता है, ISO 9000 स्टैंडर्ड, 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004, इस तरीके के क्या होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लायंस, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के लिए 9002 दिया गया है, 9003 जो दिया गया है वो फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के लिए दिया गया है, और 9004 जो दिया गया है वो गाइडलाइन और सस्टेन सक्सेस के लिए दिया गया है। मतलब कि जो 9004 स्टैंडर्ड है ये क्या बताता है कि गाइडलाइंस टू फॉलो ISO 9000 सीरीज स्टैंडर्ड्स, कि 9000 सीरीज स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो करना है दोस्तों। अब इसके बाद आइए देखते हैं ISO 14000 स्टैंडर्ड के बारे में। दोस्तों जो ISO 14000 स्टैंडर्ड है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। ये दोस्तों एनवायरमेंट के मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। बनाने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे ही कोई रिवर अगर फ्लो कर रही है और यहाँ पे अगर आपने इंडस्ट्री अगर अपनी लगा दी है तो ये क्या करेगा, ये एफ्लुएंट इसके अंदर करेगा, तो एफ्लुएंट के फ्लो होने की वजह से क्या करेगा, ये रिवर पॉल्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड करने मेंटेन रखने चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट अगर ख़रीदा है जो कि पैकेज्ड है, अब इसके अंदर इसके जो पैकेजिंग जो हुई है, अगर मान लीजिए कि ये फॉल्टी है विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, तो ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप जो मटेरियल ले रहे हैं, आप कोई मटेरियल बना रहे हैं, वो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स आपने सुने होंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स के आप एग्जाम्पल ले लो। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर के लिए क्या है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करता है, बैन करता है। तो अभी जो आपके जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनके अंदर जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, R114A यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करता है, ये R114A के बारे में नहीं, हम लोग CFC के बारे में पढ़े। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहे थे, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे थे। इसी तरीके से आपका ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के एक प्रोटोकॉल है, ये क्योटो प्रोटोकॉल। ये किसके लिए है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है कि आप एक लिमिटेड मात्रा में क्या करें, एक लिमिटेड अमाउंट में क्या करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज करें। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से कुछ मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड दिए गए हैं कि ये जो मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड होंगे वो क्या करेंगे, एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे दोस्तों। तो एनवायरमेंट के मैनेजमेंट सेट के लिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि ISO 14000 स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओशा स्टैंडर्ड बोलते हैं। देखिए दोस्तों एनवायरनमेंट के बारे में बात हो गया, क्वालिटी के बारे में बात हो गया, तो एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, लेबर फोर्स काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप ले लो मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर हो गई, जैसे कि ये अगर सड़क है, अगर आप सपोज करो सड़क है और यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे जो है वो क्या हो रहा है, ये नीचे अगर मान लो कि आप कोई नाला वाला बह रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारे एफ्लुएंट्स हैं और यहाँ से क्या होता है, ये कवर्ड होता है क्योंकि ये वाला पार्ट। अब नीचे जो होता है एफ्लुएंट है, सॉलिड वेस्ट है, और जैसे कि क्या है आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि ग्रीन वेस्ट अलग से सेग्रीगेट किया जाता है और ब्लू वेस्ट अलग से सेग्रीगेट किया जाता है। ग्रीन वाला जो होता है वो कौन सा वेस्ट होता है, बायो वेस्ट होता है, और जो ब्लू वाला होता है वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो जो सड़क पे आपने देखा होगा मैनहोल्स होते हैं जिसके नीचे गटर्स होते हैं,
उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में एक सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, और वो सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होने से क्या होता है, वहां पे बहुत ही हार्मफुल गैसेस, साइनाइड तक भी प्रोड्यूस हो जाता है, अमोनिया, मीथेन, ठीक है, ऐसे ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। और ऐसे ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होकर जैसे ही इनको क्या कहता है, ओपन किया जाता है, वैसे क्या होता है, गैसेस रिलीज होती हैं। और आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल के न्यूज़ में कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो मैनुअल लेबर है उसमें काफ़ी सारे अभी मिस हैपनिंग्स हो गई हैं, तो मैनुअल लेबर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर भी हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग ओशा स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और हम लोगों ने थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया अपनी कंट्री के अंदर, ताकि हम लोग क्या करेंगे, मैनुअल लेबर की लाइफ को हम लोग क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। दोस्तों इसके अलावा आपने बहुत पहले सुना होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी मिस हैपनिंग हो जाती थी। जैसे कि आपने जब आप सेफ्टी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, सपोज करो आप ये वॉल है, तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता था कि हम लोग इस तरीके से कुछ, आपने देखा होगा कि बैम्बू के स्टिक्स केवल लगा दिए जाते थे, और बैम्बू के स्टिक पे एक एक करके जो आपका लेबर होता था वो क्या करता था, चढ़ के जाता था, उसमें कई बार मिस हैपनिंग्स हो जाती थी। तो अब आजकल क्या हो गया है, आजकल हम लोगों ने देखा है कि ऐसे ऐसे पोर्टेबल लैडर्स आजकल यूज किए जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पोर्टेबल लैडर्स यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एलिवेटेड ट्रॉली को यूज कर रहे हैं कि जो हम लोग का लेबर हो क्या रहे, वो सेफ रहे। तो हम लोग उसके हेल्थ और सेफ्टी के बारे में काम कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ओशा स्टैंडर्ड जो है वो 18,000 स्टैंडर्ड, वो किस में डील करते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सर्विसेज के बारे में काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल का मतलब है कि जहां पे आपका ऑक्यूपेशन है, और हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑक्यूपेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए असेसमेंट है। ये का मतलब ये है कि प्रॉपरली जांच होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वहां पे प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। अगर लगाया गया है तो ठीक है, अगर नहीं लगाया हुआ है तो क्या उसके लिए प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा बायोफ्यूल पॉलिसी आया था, प्लास्टिक वेस्ट रूल आए थे 2016 के। जैसे कि सपोज करो आप, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स आए थे कि प्लास्टिक्स को कैसे हम लोग करना है। अब जैसे कि बहुत सारी सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल आप देखो इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है। तो क्लीनेस्ट सिटी इसलिए है कि होता क्या है वहाँ पे, मैनुअल, वहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग जो वहाँ पे अलग अलग म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो क्या करते हैं, कचरा को उठाना और उसको क्या करना, ग्रीन अलग सेग्रीगेट करना, ब्लू अलग सेग्रीगेट करना। सेम काम आपका कहाँ पे हो रहा है, मैसूर के अंदर भी हो रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के नई नई चीज़ों को बनाना, ये सारी चीज़ कहाँ पे फॉलो होती हैं, ये सारी चीज़ें ओशा के मीडियम से आई हैं कि ओशा स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों का इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, ओशा स्टैंडर्ड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में होता है यूज़, सर्विसेज में होता है यूज़, कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा मेंटेनेंस में हो रहा है। मेंटेनेंस में आपने सुना होगा पहले मशीनों को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अभी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो चुके हैं। बट दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर वो क्या करता है, वो कोई भी ओशा स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अभी भी स्टैंडर्ड्स की कोई मतलब अभी कोई स्टैंडर्ड प्रॉपरली बनाया नहीं गया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इन फ्यूचर हो सकता है उसको ऐड कर दिया जाए, बट राइट नाउ ओशा स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर को नहीं फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे।